हेलो स्टूडेंट्स। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर थोड़ा बहुत हमने फिजिक्स में पढ़ा है, लेकिन फिजिक्स में जो पढ़ा है वो बहुत छोटा है। जैसे डिफरेंशिएशन भी फिजिक्स में पढ़ा था, लेकिन डिफरेंशिएशन फिजिक्स में और मैथ्स में बहुत डिफरेंस था। तो वैसे ही ये वेक्टर है। वेक्टर मेनली तो ये टॉपिक मैथ्स का ही है, फिजिक्स में तो वो यूज होता है, उसके लिए पढ़ते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हमने पढ़ा है कि पहले तो फिजिक्स में बेसिक में पढ़ा था हमने, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है। तो छोटी सिंपल बेसिक चीजें पढ़ी हैं वेक्टर की। तो ये सारी चीजें पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे, और पहले कोई डेफिनेशन वगैरह हैं वो मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लिखाने में बहुत टाइम जाएगा। तो यहाँ से लिख लेना वेक्टर। यहाँ पे सिंपल लिखा है कि एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। ऐसे कोई वेक्टर है ए, तो उसके ऊपर ऐसे एरो लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि एरो हो, ऐसे सिंपल एक लाइन खींच देंगे तब भी उसको वेक्टर ही बोलेंगे। ये दोनों वेक्टर से ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, ऐसे एरो और ए के ऊपर लाइन। तो एरो एरो है तो ही उसको हम वेक्टर बोलेंगे। तो एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे एरो बनाया है, एक ये वेक्टर है। एरो का मतलब है कि यहाँ से ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसका एंड पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। तो इसको ऐसे वेक्टर में एक ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और ये जो लेंथ है इसकी, ये एरो ऐसे लिखना चाहिए इसको, क्योंकि एरो का मतलब यहाँ पे वेक्टर से। तो ये जो इतनी लेंथ है इसको इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इधर डायरेक्शन है। तो ये इसको वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर कंटेन्स टू इंफॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक तो चीज होती है इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलते हैं जो वेक्टर है उसकी लेंथ को, एंड दूसरी चीज है उसकी डायरेक्शन। तो जो एरो है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे यहाँ से इधर की तरफ है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। अब ये डायरेक्शन, अब इसके डायरेक्शन का कोई नाम नहीं है, जैसे बोर्ड पे हमें ऐसे बताते हैं इधर ईस्ट, इधर नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर साउथ। तो ऐसे ही ये अपवर्ड डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं, राइट लेफ्ट भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही ये भी डायरेक्शन का नाम नहीं दिया जाता बस, लेकिन डायरेक्शन ये इस वेक्टर की इस साइड है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन थी, सिंपल बेसिक था कि वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पी। तो ये वेक्टर है वो 3D में पढ़ते हैं हम। 3D मतलब जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, तो वो 2D में होता है। 2D मतलब ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा चारों क्वाड्रेंट में, तो ये 2D है। यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, जेड हमेशा 0 होता है, और वहाँ पे हम जो पॉइंट और स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं उसमें जेड को 0, वो जेड वाला पार्ट हट ही जाता है। और ये जो वेक्टर एंड 3D पार्ट है इसमें जेड वाला भी कंसिडर होता है। तो ये कैसे जेड कहाँ से आता है? जेड बाहर की तरफ होता है वैसे, उसको 3D में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए वैसे समझ लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस ऐसे अंदर अंदर से बाहर की तरफ। जैसे अगर रूम में देखा जाए तो रूम में इस कॉर्नर को देखें तो ये ऊपर बाई एक्सिस और नीचे भी है। जैसे सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा होगा कि अगर हम 8 रूम को ले लें, 4 ऊपर 4 नीचे, तो हम उसको एक एक 3D में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि ये तो हो जाएगा जेड एक्सिस, जो ये है इधर, और बगल वाले रूम में तो वो एक्स एक्सिस होगा, और ऊपर और नीचे वो हो जाएगा वाई एक्सिस, और इधर सामने और अंदर वाले रूम में वो हो जाएगा जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस ऐसे है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ। तो यहाँ पे टोटल टोटल देखा जाए तो ये बाहर यहाँ पे ऐसे बॉक्स जैसा बन जाएगा। ये कुछ ऐसे अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये तो कोऑर्डिनेट नहीं है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिड में कहीं बना है। तो ये इसको पहले 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, उसके बाद इजीली समझ सकते हैं। ये 3D का पार्ट है, और 3D में डिटेल में समझे। बस यहाँ पे ये समझना है कि जेड एक्सिस भी होता है, और जो वेक्टर है वो हम 3D में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ये एक्सिस बनेगा ऐसे, यहाँ से थोड़ा फिगर का डायग्राम, लेकिन ये 8 रूम को लेके समझ सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा।
कॉम्प्लिकेट हो रहा है, और दूसरे डायग्राम समझा देंगे बाद में। तो अभी तो ये समझ लो कि ये 3D में पढ़ रहे हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या है कि किसी भी पॉइंट x1 y1 z1, ये जो है इसको हम वेक्टर फॉर्म में इसकी पोजीशन बोलते हैं। कि जैसे मान लो कोई P पॉइंट है कहीं पे भी अवेलेबल है 3D में, तो उसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो उसको हम x1 ये लिखना नहीं है, तो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k के फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे लिखने के लिए ये चीज है। यहाँ पे लिखा है मैंने, the position of a point P with respect to origin is called position vector। तो origin के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट की पोजीशन क्या है 3D में। जैसे 2D में तो सिंपल P x1 y1 होता है, लेकिन यहाँ पे एक z1 और आता है, और ये ओ origin है तो उसको तो 0 0 0 बोलते हैं। तो OP वेक्टर है उसको बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर। तो OP वेक्टर का लिखने का तरीका है, जो सेकंड है उसको फर्स्ट उसमें से पहले वाले को माइनस करके लिखा जाता है। तो जैसे P वेक्टर मान लो ऐसे दिया हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ये ओ से ओरिजिन से पी की तरफ जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओपी की जो डिस्टेंस है ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड होगी, और जो डायरेक्शन है वो ओ से पी की तरफ होगी, ना कि पी से ओ की तरफ। इसको एक्स वाई एंड जेड लिखेंगे, एक्स वाई जेड। तो इसको ओ पी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस पी वेक्टर में से ओ वेक्टर को माइनस करके हम ओ पी वेक्टर ले आएंगे, तो वो आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर उसके बाद वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो ये भी एक टू पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, एक पॉइंट पी है, दूसरा यहाँ पे ओरिजिन है। अगर हम ओरिजिन की जगह एक स्टैंडर्ड कोई ऐसे पॉइंट ले लें तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका तरीका ये है कि अगर ए वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है, और b वेक्टर x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप है। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट है 3D में जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, b दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो a से b की तरफ जो वेक्टर होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा मैथमेटिकली। रिप्रेजेंट एक ज्योमेट्रिकल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से बी, लेकिन मैथमेटिकली कैसे किया जाएगा, ए बी वेक्टर, इसको ए बी वेक्टर बोलेंगे। और ए बी वेक्टर कैसे दिया जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मतलब बी वेक्टर है उसके पोजीशन वेक्टर माइनस ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आई के ये है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, और ये एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप को माइनस कर दिया। माइनस कर दिया तो हमको ये ए बी वेक्टर इस टाइप का मिल जाएगा। अब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये तो हो गया ए बी वेक्टर प्रॉपर। एक होता है, इसमें दो चीज होती है, एक होती है उसकी डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन के बारे में तो हम बाद में और डिस्कस करेंगे, अभी तो ये ऐसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट की है। बाकी मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए इसमें मॉडल लगाते हैं, और इनका ये ऐसे मैग्नीट्यूड होता है इसका कि आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस बाई जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट। तो ये ऐसे दिया जाता है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आया। नेक्स्ट है इसके टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट है यूनिट वेक्टर। यदि ये यूनिट वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। एक कैप बोल पढ़ते हैं इसको, ए के ऊपर ऐसे एक टोपी सी लगी है, टोपी को कैप, तो ए कैप पढ़ते हैं। और ए कैप कैसे लिखा जाता है कि एक कोई ए वेक्टर है और उस ए वेक्टर को, यहाँ पर ए वेक्टर है, इसको ए वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दिया जाए। जैसे कोई वेक्टर है, कोई भी मान लो ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इस ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाई रूट, मैग्नीट्यूड होता है ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अब इसको अगर इसी से डिवाइड कर दिया जाए तो ये यहाँ पे एक ए कैप आ जाएगा। कैप जब भी लगा रहेगा उसका सिंपल मतलब ये होता है कि वो एक यूनिट वेक्टर है।
जैसे हम देखना आगे कहीं पे भी लिखा मिलेगा तो आई कैप प्लस जे कैप, हमेशा ही आई कैप और जे कैप ही मिलेंगे, क्योंकि आई और जे इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, तो इनको यूनिट वेक्टर्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है यूनिट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर है और उसको के से यूनिट वेक्टर है, उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड के टाइम्स हो जाएगा। के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या दे रखा है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड के कैन बी गिवन एज डी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कोई वेक्टर है डी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड के है, ऐसा बोला गया है, तो क्या करना है कि ए कैप है उसमें के से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको के मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है, बस ये देख लेना अपना। बाकी सेकंड, ये फर्स्ट हुआ यूनिट वेक्टर। सेकंड है इक्वल वेक्टर्स। यहाँ पे वेक्टर्स है क्योंकि इक्वल मतलब कंपैरिजन हो रहा है, तो दो वेक्टर सेम तभी कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर सेम है तो उनको हम इक्वल वेक्टर कह रहे हैं। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर है जिसकी लेंथ कुछ भी है, तो इसी डायरेक्शन में अगर एक और वेक्टर ले लें जिसकी लेंथ सेम हो तो ये भी पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर भी हो सकते हैं, ये इनको पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। और मैग्नीट्यूड क्या है, इनकी डायरेक्शन सेम है, हाँ इधर ही है दोनों डायरेक्शन। ये डायरेक्शन डायरेक्शन एक डायरेक्शन होती है, ऐसे नहीं है कि ये डायरेक्शन अलग है और ये डायरेक्शन अलग है, यहाँ से अलग हो जाएगी, नहीं सेम है वो, इनकी डायरेक्शन इधर ही है। और मैग्नीट्यूड अगर इनकी लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, तो इनको पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। पैरेलल वेक्टर भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं, तो एक वेक्टर ऐसे है और इसके ऊपर दूसरा वेक्टर बोल दिया जाए तो वो भी दोनों दो अलग अलग वेक्टर हों, दो अलग अलग वेक्टर हैं तो उनको भी इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं इनको, सेम वेक्टर भी बोलेंगे। फ्री वेक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स। अगर कोई वेक्टर है वो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से इंडिपेंडेंट है तो उसको हम फ्री वेक्टर बोलते हैं, एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को छोड़ के, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में हम फिक्स कर देते हैं, पोजीशन वेक्टर में फिक्स होता है पोजीशन उसकी। यहाँ पे क्या है कि कोई वेक्टर ये है, ये इसकी इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो इस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको फ्री वेक्टर तब बोल सकते हैं। इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं स्पेस में, ये भी यहाँ पे इसको घुमा दो कहीं पे भी, बस क्या करना है कि डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड सेम रखो और उसको कहीं पे भी घुमा दो। जैसे ये पेन है, जैसे मान लो अभी ये ऐसे है, अभी इसकी डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नीट्यूड तो इसकी लेंथ तो चेंज नहीं होगी, मैं इसको कहीं पे भी ले जाऊं, अगर मैं डायरेक्शन को सेम रख के इसको कहीं पे भी घुमा दूं तो ये हमारा फ्री वेक्टर बन जाएगा। डायरेक्शन सेम रखनी है और मैग्नीट्यूड सेम रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे अभी ये पेन था, इसको ऐसे घुमा के इधर कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, या फिर इसमें कुछ ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैग्नीट्यूड सेम रखना चाहिए। तो उसको अगर कहीं पे भी घुमा सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखते हुए तो उसको हम फ्री वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, जिससे ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। जीरो मैग्नीट्यूड होगा तो कैसे उसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा बहुत जीरो हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ और भी होता है वेक्टर में। वेक्टर में मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होती है, तो केवल डायरेक्शन दे रखी है और उस कोई वेक्टर डायरेक्शन दे रखी है और उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको हम नल वेक्टर कहेंगे। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड नल और जीरो वेक्टर। कैसे दिया जाता है, जैसे एक वेक्टर है उसमें से वही वेक्टर माइनस कर दिया तो उसको जीरो नहीं लिखेंगे, ए माइनस ए, तो वैसे किसी में से उसी नंबर को माइनस करो तो जीरो आता है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर में ऐसा नहीं है, उसको हम जीरो वेक्टर लिखते हैं, जीरो के ऊपर ऐसे एरो लगाते हैं। जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन इट हैज सम डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन इज डिफाइनिंग फैक्टर। तो यहाँ पे जीरो मैग्नीट्यूड है तो इसको नल वेक्टर बोलेंगे, लेकिन डायरेक्शन है इसकी, और डायरेक्शन कौन सी होती है, वो जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही उसकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि चलो अच्छा ठीक है, जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है, क्योंकि जीरो वेक्टर मतलब उसका जीरो मैग्नीट्यूड, लेंथ मैग्नीट्यूड जीरो मतलब उसकी लेंथ जीरो है। लेंथ जीरो मतलब ये ऐसा कुछ पॉइंट की भी कुछ, जो हम यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं उसकी भी कुछ लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसे ही मान के उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन वो बताता है कि ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस किया है, जो वेक्टर डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट फिफ्थ है कोलिनियर वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स, कोलिनियर कैसे होते हैं वेक्टर,
तो कोलिनियर हमने पॉइंट्स पढ़े थे 2D में कि 2 पॉइंट अगर एक लाइन में है, 2 पॉइंट तो हमेशा एक ही लाइन में होते हैं, 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में होते हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ये तो हमने ऐसे ही पॉइंट स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, if two vectors a vector and b vector are parallel, क्योंकि वेक्टर में तो हमको पता है डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, तो दो वेक्टर हैं वो पैरेलल हैं, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, देयर मैग्नीट्यूड्स कैन डिफर। कैन डिफर मतलब उनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकती है। पैरेलल वेक्टर में एक की लेंथ ज्यादा दूसरे की लेंथ कम ऐसे हो सकता है। ये तीनों पैरेलल वेक्टर हैं, नहीं अगर लग रहे तो अब लग रहे। अभी ये तीनों पैरेलल वेक्टर हैं लेकिन इनके तीनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, ये पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर को हम सेम इक्वल वेक्टर से भी बोलते हैं। इक्वल वेक्टर तब बोलेंगे जब मैग्नीट्यूड सेम हो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, सेम हो चलेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस नहीं चलेगा, केवल सेम चलेगा। इफ टू वेक्टर्स हैव डिफरेंट डायरेक्शंस देन वेक्टर्स और आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है, अगर वो डिफरेंट है तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये कोलिनियर वेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे लिखा जाता है कि कोई एक, ये मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसे यहीं पे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे बनाना चाहिए। जैसे ये ए वेक्टर, जो बी वेक्टर है थोड़ा पैरेलल और उसके बट ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, मान लो ऐसे ऐसे, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर हो जाता अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता। लेकिन मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है तो कुछ तो एक नंबर रहा होगा, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 2 है तो इसका 4 है, तो ए वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई करें या बी वाले में, अगर बी में 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो एक के बराबर आ जाएगा। तो जो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है उसकी वजह से लैम्डा, अगर दोनों इक्वल होंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अगर बी छोटा है और ए बड़ा है तो लैम्डा 1 से बड़ा आ जाएगा, और अगर ए बी बड़ा है ए छोटा है तो लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए कोलिनियर वेक्टर। इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें कोलिनियर वेक्टर पे। उससे पहले कुछ पॉइंट समझते हैं कोलिनियर वेक्टर को और थोड़ा, तो नोट लगा के इसके कोलिनियर वेक्टर पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट नोट लगा, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इफ a vector equals to x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap and b vector equals to x1 x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap। ये x1 y1 z1 I j का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है उसकी पोजीशन या लोकेशन बोलना है तो वो ऐसे है कि आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस पे, जे वाई एक्सिस पे और के जेड एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हम x1 डिस्टेंस पे गए और वाई एक्सिस पे y1 डिस्टेंस गए और जेड एक्सिस पे z1 डिस्टेंस गए, तो जो पॉइंट मिलेगा हमारा वो पॉइंट कहलाता है हमारा ए। जैसे 2D में क्या था कि x1 डिस्टेंस पे जाओ फिर y1 डिस्टेंस पे y डिस्टेंस पे चले जाओ, फिर हमारा एक पॉइंट x1 y1 मिल जाता है। इधर x1 जाओ इधर y1 जाओ। लेकिन 3D में क्या है कि x1 जाओ y1 जाओ फिर z1 बाहर या फिर अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे 3D में पॉइंट मिलेगा। तो ये इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर, ए वेक्टर या फिर पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर दे रहे हैं, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीन तीन लग लेते हैं, एंड सी वेक्टर x3 I cap plus y3 j cap plus z3 k cap आर कोलिनियर। तीन वेक्टर के बारे में बात होगी, कोलिनियर देन। तो यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स के लिए बात की गई थी। दो वेक्टर के बारे में क्या बात की है कि अगर पैरेलल हैं उनके मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट एंड दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर पैरेलल। एंड इफ फॉर थ्री वेक्टर के लिए कैसे है, उनके लिए कंडीशन क्या होती है उसको यहाँ समझते हैं। जैसे तीन वेक्टर हैं ए बी सी, तो अगर इन्होंने बोला है कि ये कोलिनियर है तो उसके लिए कंडीशन बताओ,
तो इसकी देखो कंडीशन कैसे निकालते हैं। ये मान लो बी तीनों वेक्टर हैं, इनकी पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी के। ये है x1 y1 z1, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। जैसे मान लो ये a है x1 पोजीशन वेक्टर जैसे वहां पे 2D में x1 y1 होता था ना, ऐसे ही 3D में ऐसे उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे 3D में b x2 y2 z2 एंड c x3 y3 एंड z3 है। तो एक चीज है कि यहाँ से हम इस कोलिनियर है, तो कोलिनियर के लिए जैसे तीन पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, उसका 4 कंडीशन पढ़ी थी हमने। एक तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया होता है वो, तो 0 होना चाहिए। दूसरी कि दो के पेयर बनाओ और उनकी स्लोप इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये कोलिनियर है तो इस ए बी लाइन की और बी सी लाइन की स्लोप सेम होगी। तीसरी कि दो का सम, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का सम है, वो तीसरी लाइन है उसके इक्वल होनी चाहिए। जैसे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए। तो ऐसे हमने 3-4 कंडीशन पढ़ी थी यहाँ पे। चौथा क्या होता है कि ये 3 मैंने बता दिया अभी तक। चौथी होती है कि कोई पॉइंट, एक पॉइंट है, वो दोनों बाकी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करेगा। डिवीजन फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कुछ यूज कर रहे हैं। जैसे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डिस्टेंस का रेशियो सेम कर देंगे, डिवीजन लगा देंगे। तो ए बी वेक्टर अगर हम निकालें यहाँ पे, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब है बी वेक्टर, इसको ओ बी वेक्टर लिखते हैं। तो ये होता है ओ वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर को ए बी वेक्टर लिखते हैं। तो ये क्या आएगा, ये आएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। बी में से हम a को माइनस कर रहे हैं, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये तो हमने ए बी निकाला। उसके बाद हम ए सी निकालेंगे। ए सी कैसे आएगा, ए सी वेक्टर आएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, सेकंड माइनस फर्स्ट। ओ सी मतलब सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, तो x3 माइनस x1, सी में से ए को माइनस करना है, आई कैप प्लस y2 माइनस नहीं y3 माइनस y1 जे कैप प्लस z3 माइनस z1 के कैप। तो ये ए बी वेक्टर आया, ये ए सी वेक्टर आया। अब ए बी और ए सी वेक्टर हैं, अगर इनको कोलिनियर बनाना है, कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होती है कि इनके जो रेशियो हैं वो सेम होने चाहिए। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोलिनियर देन ए बी और ए सी वेक्टर कोलिनियर होने चाहिए। देन ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर इफ इन दोनों का रेशियो सेम कर दो, x2 माइनस x1 अपॉन x3 माइनस x1, ये किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के रेशियो के, y2 माइनस y1 अपॉन y3 माइनस y1 इक्वल्स टू z3 माइनस z1 अपॉन नहीं z2 ऊपर है, नीचे z3 माइनस z1। ये कंडीशन है कि 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हो उसके लिए। तो कंडीशन क्या निकली है कि बेसिकली कंडीशन ऐसे भी हो सकती है। ये तो दो वेक्टर के लिए हुआ। दो वेक्टर के लिए क्या है, हमने यहाँ पे भी देखो रेशियो सेम ही किया है। ये रेशियो कैसे सेम निकाला है, ये ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा भी लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट है ना लैम्डा। अब ए वेक्टर अपन बी वेक्टर का मतलब है कि एक्स वाई जेड वाला को अलग अलग रेशियो लेके भी इक्वल कर सकते हैं। तो वही किया हमने। यहाँ पे 3 पोजीशन वेक्टर दे रखे थे, उनसे हमने 2 अलग अलग ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाले। ये ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर की जगह ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर भी निकाल सकते थे, ए बी वेक्टर और या फिर बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर भी निकाल सकते थे। तो उन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो सेम करके हम ये कोलिनियरिटी की कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल है यहाँ पे, तो मैंने बताया कि ये कैसे दे रखे थे, 3 पॉइंट्स दे रखे थे, तब उनके बारे में बोला था कि 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे। अगर 2 वेक्टर दे दिए जाए तो कब वो इक्वल होंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है,
उसको भी देख लेते हैं। ये इसको फर्स्ट पॉइंट बना लेना लिखते समय। सेकंड पॉइंट में कि इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस या ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू ए टू आई कैप, ये इस रिजल्ट से अलग है। ये रिजल्ट हम अलग तरीके से डिराइव कर रहे हैं, अलग चीज के लिए है। प्लस सी टू के कैप, तो पहला है ए वेक्टर ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, और बी वेक्टर है ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। अगर ये इफ दिस एंड दिस आर कोलिनियर, देन इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये बिल्कुल हमने इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इससे पहले इसको ये या इससे पहले 3 पॉइंट्स थे, यहाँ पे हमको 2 वेक्टर दे रखे हैं। 2 वेक्टर में कोई 3 पॉइंट्स का मतलब है वो 3 पॉइंट्स कहीं पे हैं। 2 वेक्टर का मतलब है एक वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर। 2 वेक्टर कोलिनियर है तो उनका रेशियो सेम कर देना है। ये चीज कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि पॉइंट्स और वेक्टर्स में डिफरेंस है। यहाँ पे है v1 अपॉन p2 एंड c1 अपॉन c2, ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कैसे है, वेक्टर्स 2k30 आर कोलिनियर, 2k30 and 312 pk if vectors 2 I cap plus k j cap plus 13 k cap and एक वेक्टर ये है 2k30 312 p, 2k30 है and 312 p, 3 I cap 12 j cap plus p k cap are collinear, then find k and p। क्वेश्चन को समझो, क्या दे रखा है, 2 वेक्टर दे रखे हैं, चाहे तो इनके नाम भी दे सकते हैं, ये बी वेक्टर और इसको ए वेक्टर बोल दो। If vectors a vector and b vector are collinear then find k and p। तो यहाँ पे देखा गया है कि 2 वेक्टर दे रखे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दे रखे, यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे थे, चाहे तो इनको ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है, चाहे लिख सकते हैं इफ पोजीशन वेक्टर्स। नहीं तो समझ में आ गया कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स जनरली पॉइंट्स के फॉर्म में दिए जाएंगे, ये ऐसे नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पे लेकिन वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर हैं तो k और p की वैल्यू, k और p मतलब ये वाला k और ये p, या फिर इसको k नहीं q लिख लो क्योंकि k तो उसमें k कैप है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा k, नहीं वो k कैप उसको z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये और b वेक्टर है वो है 3i कैप प्लस 12 j कैप प्लस p k कैप। तो अगर ये कोलिनियर है तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए, ये अभी अभी हमने पढ़ा है, तो कर दो इक्वल किया। तो अब हमको q की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके इक्वल करेंगे और p की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके इक्वल करेंगे। अगर q की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो q की वैल्यू 24/3 दैट मींस 8, मतलब q की वैल्यू 8 आ गई। सिमिलरली p के लिए क्या करेंगे, पहले और तीसरे को इक्वल करेंगे, तो p को इधर और उधर मल्टीप्लाई किया तो p की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 3/2 15, तो p की वैल्यू आ गई 45। तो p की वैल्यू 45 और q की वैल्यू 8, ये आंसर है। समझ में आया, आसान है एकदम। क्या करना है, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल कर देना है, तो हमको वो कोलिनियरिटी की भी कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये पॉइंट्स के फॉर्म में दे रखा है, पॉइंट्स आर कोलिनियर
तो अभी तो हमने वेक्टर जो दो नोड लगा के हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, एक पहला था 3 पॉइंट्स पे और दूसरा था 2 वेक्टर्स पे। तो उन पे एक इक्वेशन कर रहे हैं। पहला ए कर लिया है, दूसरा है एक पॉइंट्स 3 4 8 3 4 8 6 6 10 and 9p12 9p12 are collinear, then find p. Are collinear, then find p. 3 के लिए हमने कंडीशन क्या होता है कि दो का डिफरेंस लेके पहले अगर इनको हम ए बी सी मानते हैं तो पहले ए बी निकाल लो। यहाँ पे दो का माइनस करके लिख सकते हैं, हमको याद है ना, फॉर्मूला अभी लिखा था x2 माइनस x1, तो वो इस टाइप से था फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला लिख देता हूँ एक और फॉर्मूला ऐसे आया था x2 माइनस x1 अपन x3 माइनस x1, ऐसे y के लिए ऐसे z के लिए इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपन y3 माइनस y1 इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपन z3 माइनस z1। अगर पहले वाले में रखते हैं 2, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 और ये x3 y3 z3 हो जाएगा। तो x2 होगा 6 और x1 3, x3 9 और x1 तो 3 है। ऐसे ही y के लिए y2 6 y1 4 y3 p y3 p और y1 4। z के लिए लिखना है तो लिख लो, क्योंकि नहीं तो p की वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी। तो नहीं लिखते क्या करेंगे, ये आ गया 3 और ये 6 और ये 2 अपन p माइनस 4, p माइनस 4 की वैल्यू ये 2 तो ये 4, तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8। आंसर है। 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, एक जब 2 वेक्टर्स कोलिनियर दे रखे हो तब उनके रेशियो सेम कर देते हैं, जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हो तो उनके लिए ये रिलेशन यूज करते हैं। ठीक है।